हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों में से शास्त्री युग के बारे में। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में और भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ और सूत्रधार नेहरू युग के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति के अगले चरण शास्त्री युग में। हालांकि शास्त्री युग में कोई स्वतंत्र विचारधारा या स्वतंत्र विदेश नीति नहीं थी, जो महत्वपूर्ण बदलाव इसमें देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे निर्णय और परिवर्तन थे जो शास्त्री युग को नेहरू युग से थोड़ा सा अलग करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों में शास्त्री युग का भी अपना महत्व है। शास्त्री युग शुरू होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है, जिसके बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और जनवरी 1966 में अपनी मृत्यु पर्यंत उन्होंने भारत की विदेश नीति का बड़ी कुशलता से संचालन किया। श्री नेहरू के आदर्शवाद को दृष्टि में रखते हुए ही लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीतियों का थोड़ा सा इसमें मिश्रण किया। हालांकि मूल रूप से उस जो चली आ रही विदेश नीति थी उसी को उन्होंने पालन किया। अगर एक एक करके हम देखें तो शास्त्री के समय की विदेश नीति की जो दृष्टि थी, जो विचार था, उसके प्रमुख तथ्य हम इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि पड़ोसी देशों के साथ जो मधुर व्यवहार की नीति थी वो शास्त्री युग की का जो प्रमुख दृष्टि थी, प्रमुख विचार था। शास्त्री ने विदेश नीति में ये परिवर्तन किया कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए। नेहरू की तुलना में शास्त्री ने भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दिया और इसके पीछे उनका लक्ष्य दक्षिण एशिया और के भीतर भारत के संबंधों को सुधारना था। शास्त्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर विशेष ध्यान दिया। इससे पहले अगर नेहरू की विदेश नीति को हम देखें तो नेहरू भारत को वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति का सपना लिए हुए थे और उन्होंने महाशक्तियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था। इसके उलट शास्त्री जी ने भारत के नज़दीकी पड़ोसियों की ओर ध्यान देना शुरू किया। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव उनकी विदेश नीति में देखने को मिला। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री के रूप में कमजोरी पाकिस्तान से हुए विरोधों और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध को देखा जा सकता है। सर्वप्रथम भारतीय प्रदेश के दावे के लिए कच्छ के रण में विवाद पैदा हुआ। इस विवाद पर परस्पर सहमति द्वारा मध्यस्थता के द्वारा इसको सुलझाने का प्रयास किया गया। तो इसको अलग से देखते हैं हम कि कच्छ के रण का प्रश्न वास्तव में क्या था, जो शास्त्री जी की विदेश नीति के मूल्यांकन का प्रमुख आधार आज भी माना जाता है। कच्छ का रण पश्चिमी पाकिस्तान और गुजरात के बीच में एक दलदली भूमि है। पाकिस्तान के अनुसार यह क्षेत्र एक झील थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झील के बीचों बीच में सीमा बनती है। दूसरी ओर भारत का यह दावा था कि झील नहीं है, जलीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक दलदली भूमि का क्षेत्र है और सिंध और भारत के बीच में सीमाएं पहले भली भांति अंकित कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में 1956 से ही घुसपैठ कर रहा था। इस क्षेत्र को लेकर के 1965 में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से इस समझौते पर दोनों देश पहुंचे कि यदि दोनों दल किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में कोई हल नहीं निकला, तो इनको मध्यस्थों के लिए भेज दिया गया और पाकिस्तान को उसके मूल दावे का 10वां हिस्सा यानी 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दे दिया गया। तो इस तरह से भारत को 10% अपनी इस भूमि से हाथ धोना पड़ा, जो कि शास्त्री जी की विदेश नीति के प्रमुख आलोचना का एक आधार बनता है। फिर देखते हैं भारत पाक युद्ध 1965।
1965 और शास्त्री जी की विदेश नीति। प्रधानमंत्री शास्त्री के समक्ष जो अन्य प्रमुख संकट आया था वो था 1965 का भारत पाक युद्ध। इस युद्ध की कार्यप्रणाली 1947-48 में हुए प्रथम युद्ध जैसी ही थी। भारत की कमजोरी और भारत के विरुद्ध कश्मीरियों के बढ़ते हुए विद्रोह की आशा दोनों ने अयूब खान को भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा करने में सफल रहा, जबकि भारतीयों ने दूसरी सीमा लाहौर की ओर बढ़ने का लक्ष्य चुना। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने खुलकर के इस युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को पराजित कर दिया। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिक कार्रवाई आरंभ की तो सैनिक विशेषज्ञों ने यह मत प्रकट किया था कि इस स्थिति में यही करना चाहिए कि विशाल पैमाने पर जवाबी आक्रमण किया जाए। शास्त्री जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विशेषज्ञों का तर्क स्वीकार कर लिया और इस युद्ध में पाकिस्तान की वायु और टैंक शक्ति को तहस नहस कर दिया गया, जबकि भारत को काफ़ी कम नुकसान हुआ। उस समय अमेरिका वियतनाम के साथ अपने युद्ध में व्यस्त था, इसलिए जॉनसन प्रशासन दोनों देशों के विरुद्ध हथियारों पर निषेध लागू करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों देश युद्ध में कथित रूप से अमेरिकी हथियारों का उपयोग कर रहे थे। हालांकि सोवियत संघ इस संकट के समाधान के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास करने का इच्छुक था। 1962 के चीन भारत सीमा युद्ध पर तटस्थ रहने का निर्णय लेकर वो भारत के नज़दीक आ चुका था, क्योंकि दोनों ही साम्यवादी देश हैं, लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने चीन का स्पष्ट रूप से साथ न देकर के तटस्थ होने का फैसला लिया था। लेकिन रूसी नेता ये चाहते थे कि भारत पाक युद्ध में उन्हें तटस्थ के रूप में ही देखा जाए। वो खुलकर के भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि रूसी नेता पाकिस्तान के साथ भी मित्रता स्थापित करना या कम से कम उसको अमेरिका से दूर करना चाहते थे। इस युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता एक प्रमुख शास्त्री जी के जो विदेश नीति के बारे में निर्णय थे या नीति थी उसको अभिव्यक्त करता है। कश्मीर में हमारी सेना ने बहुत ही संतोषजनक कार्रवाई की और युद्ध विराम रेखा पर महत्वपूर्ण हाजीपीर पास पर कब्जा भारत ने कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन ने युद्ध का हल ढूंढने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान को आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कोसिजिन चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध त्याग दे और कश्मीर समस्या साथ ही अन्य मामलों पर शांतिपूर्ण ढंग से बात करके समझौता कर ले। और अंततः 10 जनवरी 1966 को कोसिजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के शर्तों के अनुसार भारतीय सेना अपने कब्जे में किए गए सेक्टरों को पाकिस्तान को वापस करना था, जिसका भारत में भी काफ़ी विरोध किया गया। समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों देश युद्ध पूर्व की सीमा रेखा पर लौट जाएंगे और भविष्य में अपने संबंधों को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकसित करने का निश्चय किया। वास्तव में देखा जाए तो ताशकंद समझौते से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। उसे न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो युद्ध के मैदान में उसने जीते थे, बल्कि कश्मीरी प्रदेशों को भी छोड़ना पड़ा जिन पर वैधानिक दृष्टि से भारत का अधिकार था। लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास के लिए ये ताशकंद समझौता स्वीकार कर लिया। शास्त्री जी की विदेश नीति की आलोचना की हम बात करें तो कच्छ के रण का प्रश्न हो या ताशकंद समझौता हो, दोनों को ही लेकर के उनकी विदेश नीति या उनके निर्णयों की आलोचना की जाती है। शास्त्री जी की विदेश नीति की आलोचना करते हुए मधुलिमय लिखते हैं कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति के मामले में लाल बहादुर शास्त्री की अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं थी। कच्छ के संघर्ष में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन की मध्यस्थता शास्त्री जी ने स्वीकार की और इसके फलस्वरूप कच्छ का सवाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द करने के लिए वो राजी हो गए और जिसका नतीजा तो यही होना था जो भारत के पक्ष में नहीं हुआ और भारत को अपनी 10% भूमि को पाकिस्तान को देना पड़ा। कश्मीर पर पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा किए गए हमले का जवाब भारत ने जरूर दिया, लेकिन इस लड़ाई में भारत की जीत को निर्णायक हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस ताशकंद समझौते के द्वारा भारत ने
भारत को काफ़ी नुकसान हुआ और उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो उसने युद्ध में जीते थे, बल्कि भारत को उससे पीछे हटना पड़ा और वो क्षेत्र भी देने पड़े जो भारत के कानूनी दृष्टि से भारत के थे। इस प्रश्न में भी शास्त्री जी ने सोवियत संघ की मध्यस्थता स्वीकार की थी और ताशकंद में किसी भी विवादास्पद प्रश्न को हल किए बिना समझौता भी कर लिया और भारत में इस समझौते को लेकर के काफ़ी विरोध किया गया। भारत के प्रति उनके कमज़ोर होने का दृष्टिकोण जारी रहा। इसी बीच चीन अक्टूबर 1964 में परमाणु बम विस्फोट कर चुका था और भारत ने इसके प्रति तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 64 में ही काहिरा में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में चीन को परमाणु विस्फोट रोकने का आग्रह करने के लिए प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा गया और चीन के जो अधिकारी थे उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने से भी इनकार कर दिया। तो भारतीय लोकसभा में प्रजा समाजवादी गुट के नेता सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने यह कहा कि ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ के दबाव में आ गए, ठीक वैसे ही जैसे कच्छ समझौते के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के दबाव में आ गए थे। शास्त्री जी ने केंद्र के देश के हित के प्रति भारी कमजोरी दिखाई और भारत की जनता ये कभी नहीं मानेगी कि भारतीय सेना 5 अगस्त 1965 की रेखा तक लौट आए। ताशकंद घोषणा में ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेगा। तो इस तरह से चाहे कच्छ के रण का प्रश्न हो या ताशकंद समझौता हो, शास्त्री जी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना भारत में की गई।